हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, we'll be starting a new chapter of your NCERT book, that is chapter number 8, titled as D and F block elements. So we had finished our P block elements. So बच्चों, आपने अब क्या करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करने के लिए जो आपके पास आपकी प्रीवियस ये चैप्टर वाइज की बुक होगी उसमें से डेली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और सॉल्व ऐसे नहीं करना कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर नहीं आया, आप सॉल्यूशन पर गए और आंसर एक बार पढ़ा और छोड़ दिया. नहीं, फिर उससे फ़ायदा नहीं होने वाला. आपको उसमें लगेगा कि मैंने समझ लिया उस चीज़ को, बट बाद में आप उसको भूल जाओगे. सो जब भी आप किसी ऐसे क्वेश्चन के पास आओ जो आपसे ना हो, सो उस क्वेश्चन को पहले बुक में मार्क करिए ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करने आओ तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाए, उस वाले क्वेश्चन के ऊपर. और अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जब आप सॉल्यूशन को पढ़ते हो सो एक बार सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करो कि ये सॉल्यूशन किस सेक्शन से दिया गया है. मतलब बुक के अंदर जो पी ब्लॉक चैप्टर है आपका, उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, 15, 16, 17, 18. सो ये देखो कि वो क्वेश्चन किस ब्लॉक का है पहली बार. सो उस ब्लॉक पर जाओ अपनी बुक के अंदर, फिर देखो कि उस ब्लॉक में से भी किस सेक्शन का क्वेश्चन है वो. ओके, फिर उस सेक्शन को दोबारा जाके पढ़ो, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों. ओके, उसी मैटर को एग्जामिनर थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ सकता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पूछेगा नहीं, थोड़ा मॉडिफाई वो कर सकता है क्वेश्चन को. सो आप दोबारा मैटर पर जाओ एक बार और दोबारा उसको ब्रीफ रीडिंग दो और दोबारा समझो एक बार. ओके, कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आया. आई होप यू गॉट दिस सिंपल लॉजिक. सो वही वाली टेक्निक आपने अपनानी है व्हेन एवर यू रिवाइज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं and they are very important for your examinations. So now we will be studying D and F block elements. It is also an important chapter और इसमें से भी questions आते हैं, but weightage P block elements की ज़्यादा होती है. So see the beauty of this chapter number 8 कि यहाँ पर देखो D और F block elements आप दोनों को साथ में पढ़ रहे हो. ओके, और आपको अच्छे से मालूम है कि भाई D के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं, F के अंदर भी 14 ग्रुप्स होते हैं. मतलब यू कैन कंसिडर कि 14 ग्रुप्स होते हैं, या फिर यू कैन कंसिडर दैट देयर आर 2 पीरियड्स इन एफ ब्लॉक. सो देयर आर सेवरल एलिमेंट्स दैट वी हैव टू स्टडी अंडर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बट स्टिल ये आपका एक ही चैप्टर में ख़त्म हो जाते हैं. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बच्चों हम जो देखते हैं, जो सिमिलैरिटी आ रही है आपके एलिमेंट्स के बीच में, दैट कम्स बेसिकली इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर. ओके, दैट कम्स अलोंग दी पीरियड, कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास एक पीरियड में रखे होते हैं वो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी डू इज़ कि हम उनके पीरियड्स को ही एक साथ ग्रुप करके स्टडी कर लेते हैं. ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो हम सबको एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं अंडर अ पर्टिकुलर सेक्शन नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि ये इतना छोटा सेक्शन हमारे पास है. इसको अगर डीप में भी इसकी बुक्स हैं बहुत सारी, दैट यू स्टडी व्हेन यू डू हायर स्टडीज़ टेकिंग केमिस्ट्री एज योर प्राइमरी सब्जेक्ट, बट क्लास 12th के अंदर आपने इसके अंदर बहुत ही कम पढ़ना है. इफ़ आई टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. सो पहले समझते हैं बच्चों कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो इट्स वेरी क्लियर, आपके पास ज़रूर पीरियोडिक टेबल होगा, सो वहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हो. कुछ इस तरह से होता है बच्चों हमारा पीरियोडिक टेबल. सो ये जो बीच का सेक्शन है, द लोअर सेक्शन, दिस सेक्शन, ये होते हैं आपके कौन से एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो आपका 4th पीरियड होता है, 4th पीरियड, और जो होता है बच्चों 5th पीरियड, इन 2 पीरियड्स में से उठाए जाते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. फाइन. सो इसी सेम सेक्शन से आते हैं आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ को आप नीचे लिखते हो सो एज टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू.
सो अब क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चों एक बार बताओ कि मेरे को कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके पास सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों हैं? Why 10 groups in D block elements? The reason is, question is this to you. तो ये आपको आंसर बच्चों पता होना चाहिए था. You must relate this thing to that which I told you in your P block elements या फिर S block elements. ठीक है, आपको अच्छे से मालूम है कि S के अंदर कितने ब्लॉक्स, कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं. क्यों? बिकॉज S कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. मैंने आपसे कहा था भाई P के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, तो आपने कहा था सर 6 होते हैं. वाई? बिकॉज P कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. एंड इफ आई टॉक अबाउट D, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं दैट कैन ऑक्यूपाई 10 इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट. सो आपके पास टेंडेंसी होती है दैट यू कैन टेक 10 इलेक्ट्रॉन्स अंडर योर D ऑर्बिटल. सो दैट इज़ द रीज़न कि आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 10 ग्रुप आप पढ़ते हो. ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली टीचर्स ही पूछते हैं. CBSE में तो ये बहुत या फिर आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, बट स्टिल दीज आर गुड क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज. तो अब आगे चलते हैं. सिमिलरली मैं आपसे पूछूं भाई F के अंदर कितने ग्रुप्स होंगे, तो आपको कहोगे सर 14 होंगे, क्योंकि उसके अंदर 7 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो आई होप यू गॉट कि यहाँ जो ग्रुप है D के अंदर वो कहाँ से कहाँ आते हैं कि बच्चों, वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं. ठीक है, 3 to 12 इज 10 इंक्लूडिंग 3 एज वेल एज 12. और इफ़ आई टॉक अबाउट F, सो F के अंदर कोई स्पेसिफाइड ग्रुप्स नहीं होते, हम उन्हें एज lengthenoids and actinoids पीरियड वाइज पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ बेसिकली व्हाट वील बी टॉकिंग अबाउट इज ओनली D ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, अभी हम पहले पढ़ेंगे अबाउट D ब्लॉक एलिमेंट्स. आफ्टर दैट वील प्रोसीड टूवर्ड्स F ब्लॉक एलिमेंट्स. सो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ D ब्लॉक एलिमेंट्स पर ध्यान देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम D ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर D ब्लॉक एलिमेंट्स नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? दिस इज द क्वेश्चन. सो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि ट्रांजिशन मीन्स चेंज. जो इस ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग होता है दैट मीन्स दैट रिफर्स टू चेंज. सो इफ यू सी, सो D orbitals are somewhere midway between those of S and P orbitals. Okay, so over here you can simply observe that as we move on to D orbitals there is a transition from S block elements to P block elements. और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे हम D ब्लॉक के इधर चलते जाते हैं वैसे ही आपके नन मेटल्स की जो पाए जाने की संभावना होती है वो बढ़ती रहती है. ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ब्लॉक आर बेसिकली नन मेटल्स. तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बट जो मेन आइडिया है वो क्या है दैट एज वी मूव फ्रॉम S टू P, सो D इन द मिडल ऑफ द टू इज रिफर्स टू एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज द चेंज फ्रॉम S टू P. ठीक है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स को. अब इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स. कि D ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली में क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो इनकी डेफिनेशन क्या है दैट D ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज, दे, इसको बहुत ध्यान से समझना, दे आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स which have incompletely filled D orbitals in its ground state or in any of its oxidation state.
सो बच्चों, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के ऊपर ही हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे एलिमेंट्स की, दैट एक्चुअली लाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट हम उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स मानते नहीं हैं। ओके, उनको हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही हैं, बट उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बोलते, इस डेफिनेशन की वजह से नहीं बोलते। जब उन पर हम आएंगे, शायद आज के लेक्चर में ही आएंगे, सो वहाँ पर आपको हम बताएंगे वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, क्योंकि ध्यान से देखो, एक बार डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, दैट ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो कम होना ही चाहिए आपके आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल में, तभी वो एलिमेंट एक डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएगा, जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल के अंदर। ओके, या फिर इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जब वो सिंपल ग्राउंड स्टेट पर है, या फिर जब वो किसी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्यूपाई करता है, अगर वहाँ पर भी उसके पास कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि उसके पास एक आधा इलेक्ट्रॉन कम होगा डी ऑर्बिटल के अंदर, तो उस समय पर भी हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप आगे जा करके देखोगे कि कई एलिमेंट्स का तो ऐसा होता है कि उनके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, बट फिर भी हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही काउंट करते हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है बच्चों ये वाला। ओके, सो अभी आप इस डेफिनेशन को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और इसको एज इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ से। सो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आप पहली चीज़ पढ़ते हो वो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। पहले पढ़ेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और फिर जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्स में आती है लिखने के लिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है कि आपने आउटर मोस्ट जो इसका ऑर्बिटल है या फिर शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं उनको आपने यहाँ पर फिल करके दिखाना होता है। सो बच्चों, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज n-1 d ऑर्बिटल ns s ऑर्बिटल। सो बताइए मेरे को कि n-1 d ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। बच्चों, आप 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर d ऑर्बिटल के अंदर फिल कर सकते हो, और ns2 में आप 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तभी वो d ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा। Because I hope you remember the energy rule that you had studied in your class 11th, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they start entering into those orbitals which have less energy and then they move towards those orbitals in the increasing order of the energy। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट होते हैं तो पहले सबसे पहले वो उन ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं जिनके पास एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑर्बिटल्स। ओके, सो पहले आपको अगर याद हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था दैट यू हैड स्टडीड इन योर क्लास 11th कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। आपने देखना होता था क्या नंबर है आपके ऑर्बिट का, और साथ में इसके साथ स्पेसिफाइड एक नंबर था। सो दैट नंबर आई वोंट बी टेलिंग यू, वो आपका बच्चों होमवर्क है कि आप फिर से क्लास 11th की बुक में जाओ और उसको देखो उस रूल को। और अगर आप कुछ भी ना देखो तो वो तो देख ही लेना, जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था इस तरह से कुछ बना हुआ था आपके पास कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स के नाम लिखे हुए थे, वो तो आपको बच्चों पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग पाए कि ये n-1 क्यों है। ये भी सब आपको बता रखा है पहले कि n-1 क्यों आया। ओके, सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1 d1 to 10 ns2। रिमेंबर, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें एंटर करते हैं, इसको पहले भर के आते हैं, पहले s ऑर्बिटल को भरेंगे और बाद में आपके पास d ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है इस वाले ऑर्बिटल की दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू दिस ऑर्बिटल। बट लेट मी टेल यू कि बच्चों जो द एनर्जी डिफरेंस between ns and n-1 d orbitals is
क्वाइट स्मॉल, इज़ क्वाइट लेस। अब ये आपको हमने क्यों लिखवाया, इसके पीछे का भी रीज़न है बच्चों कुछ एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस इस की वजह से आते हैं जो हमने आपको भी लाइन लिखवाई है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1 d ऑर्बिटल्स इज क्वाइट लेस विच गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। 2 एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है बच्चों क्रोमियम का एग्जाम्पल और एक होगा बच्चों कॉपर का एग्जाम्पल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बच्चों 24 और जो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 29। सो जो एक्चुअली में ट्रेंड होना चाहिए था वो ये था कि आपके पास 2,8,8 तो फिल आप कर चुके थे इन द प्रीवियस ऑर्बिटल्स। अब आपको फिल करने थे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 6 कहाँ पर आते, द 2 मस्ट बी, ये होना चाहिए था एक्चुअल ट्रेंड, दैट शुड हैव बीन कि इसके पास पहले भरने चाहिए थे 4s2 एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव कम टू 3d और जितने रह गए थे दैट वाज 4 ऑर्बिटल्स, उसको ऐसे भरना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। इट इज़ द जनरल ट्रेंड, इट इज़ द जनरल ट्रेंड। बट एक्चुअल ट्रेंड जो हुआ, मतलब एक्चुअल में जो आए वो ऐसे फिल नहीं हुए। सो ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था s वाला एक इलेक्ट्रॉन वो आकर के d में फिल हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई दैट वाज 3d5 4s1। यानी कि पहले वो कह रहा है कि यहाँ पर s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा गया और बाकी सारे d में एंटर कर गए विदाउट कम्प्लीटली फिलिंग s ऑर्बिटल। तो इसके पीछे का एक रीज़न जो हमें और दिखता है इसके अलावा जो इसके पीछे का एक और रीज़न दिखता है बच्चों, ये है दैट वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। एक रीज़न ये भी हो सकता है ऐसा ट्रेंड शो करने की का रीज़न, ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो d के पास अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये भी हाफ फिल्ड है, सो इट विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो दैट कैन बी वन मोर रीज़न बिहाइंड क्रोमियम शोइंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो आपसे कहूँगा कि आप इसको ना लिखो अपने नोट्स में, सिर्फ आप इसी को लिखो अपने नोट्स के अंदर, ओके, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम हैविंग एटॉमिक नंबर 24। अब कॉपर के अंदर 29 है, सो आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आउटर मोस्ट में। सो जो आई एम टेलिंग यू द रियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाउ, जनरल आप खुद भी लिख सकते हो, आई एम टेलिंग यू एक्चुअली में क्या होता है कि आपको कॉपर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। सो बच्चों वो होती है 3d10 4s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और d कम्प्लीटली फिल्ड है, ओके। सो ओवर हेयर यू कुड क्लियरली सी दैट ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है। सो यहाँ पर भी वो रीज़न हो सकता है स्टेबिलिटी वाला, दैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सो बच्चों ये 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपके एग्जाम के अंदर आती है। सो यू मस्ट श्योरली रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एज वेल एज क्रोमियम। और 2 रीज़न्स हैं ऐसा शो करने के, 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई जो एनर्जी डिफरेंस है s और d के बीच में, 4s और 3d के बीच में, वो बहुत ही कम है, जिसके से ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक या s में भर करके फिर d में पहुंच गए हों। और अगला रीज़न ये हो सकता है कि वी नो वेरी वेल दैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, सो दैट मे एट्रीब्यूट टू दिस बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये वाला सेक्शन। अब एक सेक्शन इसमें और है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं बच्चों, वो है कि जो आपके पास ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली अंडर इन द पीरियड्स 3d 4d और 5d। 6d इज स्टिल इनकम्प्लीट, ओके। सो आपके पास बेसिकली 3 पीरियड्स होते हैं आपके ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ओके। सो बच्चों जो 3d पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका नाम है जिंक,
जो 4D पीरियड का लास्ट एलिमेंट है बच्चों उसका नाम है कैडमियम, और जो 5D पीरियड का लास्ट एलिमेंट है बच्चों उसका नाम है आपके पास मरकरी। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स that lie in the last group, or you may say group number 12 of D block elements. सो आपको दिख रहा है क्लियरली कि इसका ग्रुप नंबर क्या है, 12 है। तो इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो 12 होंगे, हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे। सो जो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दैट इज 3D10 4s2, जो इसकी होगी बच्चों वो होगी 4D10 5s2, और जो इसकी होगी दैट विल बी 5D10 और 6s2। So this is the electronic configuration of zinc, cadmium और mercury. And remember, ये जो मैं लिखा है ना, it is not the period number. Do not confuse कि 3D क्या है, पीरियड है जिसमें जिंक लाई करता है, नहीं। 3D उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ओके, जिसके अंदर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। सो एट 3D 4D 5D। एक्चुअली मैं इफ आई टेल यू द पीरियड नंबर, नाउ आई एम टेलिंग यू द पीरियड नंबर। एटॉमिक टेबल के अंदर जो पीरियड नंबर होता है उसमें जहाँ पर जिंक आता है वो पीरियड नंबर 4 में आता है, ये 5 में आता है, ये 6 में आता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा n की वैल्यू आपको यहाँ से साफ साफ दिख रही होगी। सो ये बात कुछ ऑब्जर्व करने वाली होती है, सो यू मस्ट ऑब्जर्व इट योरसेल्व्स, ठीक है। सो हाँ जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे। सो द रीज़न बिहाइंड शोइंग यू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कि हमने आपसे कहा था व्हेन वी वर डिफाइनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट दे आर द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो वो तो नहीं है, ग्राउंड स्टेट में तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे आपको, ना यहाँ पर दिख रहा, ना यहाँ पर दिख रहा, ना यहाँ पर दिख रहा। उसी के साथ आगे हमने पढ़ा था कि इट वॉज और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कोई चेंज हो करके, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज हो करके दिस कैन शो यू एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा। द रीज़न बिहाइंड सेइंग दिस इज कि भाई डी के पास है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, एस के पास है कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये क्यों आपस में डिस्टर्ब होंगे? दे आर कम्प्लीटली स्टेबल ऑर्बिटल्स ना। अरे इसके पास 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते थे तो वो उसके पास हैं, स्टेबल हो गया। एस के पास 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते थे तो इसके पास हैं वो, तो ये भी स्टेबल हो गया। सो द टू आर कम्प्लीटली स्टेबल। सो जो सेकेंड प्रोबेबिलिटी थी फॉर देम टू बिहेव एज डी ऑर्बिटल वो भी कैंसिल हो गई। सो देयरफॉर यू मे राइट डाउन दैट जिंक, cadmium and mercury are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई? बिकॉज द ऑर्बिटल्स in these elements have or are completely filled in ground state as well as in their common oxidation state. So that is the reason we do not regard them as d orbitals, sorry d block elements. Okay, so ये बहुत ही important question है। पहला question ऐसा आता है कि what are name the elements which are not considered as transition elements but they lie in d block. सो आप कहोगे सर जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जो एक्चुअली में लाई तो करते हैं डी ब्लॉक के अंदर बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन ऐसा आता है भाई वाई आर दे नॉट कंसिडर्ड, सो दिस इज द रीजन दे आर नॉट कंसिडर्ड। अगला क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स, तो आंसर इज n-1 d 10 ns2।
वेयर एन डिनोट्स द पीरियड इन विच दे लाई। सो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जिंक लाई इन 4th पीरियड, दिस इन 5th, दिस इन 6th. But you must always remember the second property also, that is their common oxidation state. Okay, so I hope बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर सिर्फ इतना ही था, and this all is clear to you. So you please note it down. I will be turning my page over where, या फिर एक क्वेश्चन और सुन लो अभी यहाँ पर। एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके इसी सेक्शन में से कि भाई जो सिल्वर है इट हैज़ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सिल्वर के पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, फिर भी हम ये बोलते हैं कि वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऐसा आप क्यों बोल देते हो, जबकि आपने क्या बोला डेफिनेशन में? सो आपको क्या बोलना है उसको, जो आपसे ऐसा बोले कि सर एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा है कि इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, बट रिमेंबर जो सिल्वर है उसका जो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल है दैट इज 5s ऑर्बिटल, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल ऑफ सिल्वर it is regarded as a transition element, because when I talk about its electronic configuration in its oxidation state, so वहाँ पर d orbitals can be incompletely filled as well. So I hope this concept was also clear to you. So now let's proceed further. So बच्चों, over here we'll be discussing the variation in atomic and ionic sizes of d block elements. So this is an interesting topic, क्योंकि मैं आपसे बताया था इन दिस वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि बच्चों जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं वी स्टडी बेसिकली देम अलोंग पीरियड्स, ठीक है, क्योंकि जो उनके एलिमेंट्स हैं दैट लाई अक्रॉस अ पीरियड दे रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो हम उनको कैसे पढ़ते हैं, वी स्टडी देम पीरियड वाइज, ठीक है। सो बेसिकली वी हैड मेड 3 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट आर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी करी थी पिछले पेज पर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है। 3D का मतलब होगा 4th पीरियड, 4D का मतलब होगा 5th पीरियड, 5D का मतलब होगा 6th पीरियड। ये आपको दिस मस्ट बी वेल अंडरस्टूड व्हेन आई से 3D, सो आपको समझना चाहिए सर इज टॉकिंग अबाउट द 4th पीरियड ऑफ द एटॉमिक टेबल। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि जब हम ट्रेवल करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड, the size of the elements keep on decreasing. क्यों डिक्रीज होते हैं? बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग एडेड टू द सेम डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो साथ में एक प्रोटॉन भी ऐड होता है। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दैट इज बीइंग एडेड टू द सेम ऑर्बिटल, वो तो उसी सेम ऑर्बिट के अंदर ऐड हो रहा है, बट जो प्रोटॉन ऐड हो रहा है दैट इज इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, और वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से द साइज कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग। और एक और रीज़न जो है बच्चों ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज दैट इज द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके, जो डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज पुअर एज कम्पेयर टू एस एंड पी ऑर्बिटल्स। अगर मैं आपको बताऊँ एक बार रफली तो आप ये ट्रेंड समझ लो, क्योंकि हम आगे जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ऑर्बिटल्स का वो कैसे वेरी करता है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है बच्चों एस ऑर्बिटल का, फिर होता है पी का, फिर होता है बच्चों डी का, और फिर होता है एफ का। शील्डिंग इफेक्ट का मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, कि एक आपके पास अंदर वाला और ये ऑर्बिट है, ये एक बाहर वाला ऑर्बिट है। तो अगर यहाँ पर आपके पास एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, सो यहाँ पर इफेक्टिव शील्डिंग होगी। ओके, यानी कि ये वाला ऑर्बिट इस ऑर्बिट को रिपेल करेगा, अगर रिपेल करेगा तो साइज दोनों के बीच में ज़्यादा होगा। सो इनडायरेक्टली द साइज ऑफ द एलिमेंट विल ऑल्सो बी मोर।
ओके, बिकॉज ड्यू टू दी लार्ज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। बट अगर हम मान लें कि यहाँ पर आपके पास अब डी ऑर्बिटल है, सो वी नो दैट डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, सो डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज पुअर, इट शोज वेरी लेस और वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो ये इसको रिपेल नहीं करेगा। तो जो न्यूक्लियस है हमारा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले शेल को ईजिली अट्रैक्ट कर पाएगा, और अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आपका जो साइज़ है आपके एलिमेंट का वो कम हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड। सो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस as we move from left to right across a period. रीज़न आपको अच्छे से मालूम है, वो दुआ लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, इफ़ यू वांट टू राइट सो यू मे राइट। वही सेम रीज़न है कि एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द सेम डी ऑर्बिटल, बट the nuclear charge increases which overall attracts the outermost shell and therefore decreases the atomic size. रीज़न नंबर 1 है जो जनरल रीज़न है हर एक के लिए, और जो इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर जो एक और रीज़न आ जाता है दैट इज़ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात थी एटॉमिक साइज के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट बात है या फिर आपके पास तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए दैट वाई डज the 2D and 3D series elements exhibit similar radii. So this is the question in front of you. Why does the 2D 3D नहीं होगा, ये 4D 5D होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया होगा ये। सो दिस इज 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। ठीक है, क्वेश्चन ये है। या फिर इस क्वेश्चन को एग्जामिनर एक और तरीके से पूछ लेता है कि वाई जोरियम ऑफ 4th पीरियड एंड हॉफियम ऑफ 5th पीरियड, जस्ट अ मिनट, ये होगा 5th पीरियड, ये होगा 6th पीरियड, शोज या फिर हैव सेम रेडियाई। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि वाई जोरियम एंड हॉफियम हैव सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। तो सभी का आंसर एक ही है कि वाई डज द 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव सेम रेडियाई, या फिर वाई जोरियम एंड हॉफियम हैव सेम रेडियाई। दोनों के पीछे का रीज़न एक ही है बच्चों, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथेनॉइड, इफ यू रिमेंबर, is the name of a period of F block elements. Okay, सो दोनों के पीछे का रीजन क्या है बच्चों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है? ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और कुछ नहीं है बल्कि बस ये सीरीज ही है जो कहती है कि भाई जो आपके पास F ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स। कि सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका है? वो F ऑर्बिटल का है। सो अगर किसी भी एटम के पास, किसी भी एलिमेंट के पास आप कहते हो कि हमने अंदर, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई F का ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिट कंटेन्स F ऑर्बिटल। सो क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर बहुत ही पुअर शील्डिंग करेगा, दिस विल वेरी पुअरली शील्ड दिस आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि इस आउटर मोस्ट शेल को अपने पास खींच लेगा, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। सो अगर ये अट्रैक्ट कर लेगा सो जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। सो यही रीज़न है। रीज़न क्या है कि जब हम 6th पीरियड में एंटर करते हैं, 6th पीरियड बोलो या फिर 5D सीरीज़ बोलो, तो उस समय पर क्या होता है कि 5D सीरीज़ या फिर 6th पीरियड में एंटर करते ही देयर इज़ 4F ऑर्बिटल्स, there is a 4F orbital
that must have been filled before these 5d orbitals. सो बच्चों अगर अंदर 4f ऑर्बिटल्स हैं, ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, सो दे विल डू व्हाट, दे विल पुअरली शील्ड दी 5d ऑर्बिटल्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियस. और अगर शील्डिंग पुअर होगी सो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो साइज को कंप्रेस कर देगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट योर एटम. सो यही रीज़न है कि 4d के अंदर तो भाई f ऑर्बिटल्स हैं नहीं, जो 4d के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास f ऑर्बिटल्स नहीं होते. बट 5d यानी कि अगले पीरियड आता ही, 6th पीरियड आता ही आपके पास f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं. सो f ऑर्बिटल्स के आते ही क्या होता है, ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इट कम्स इनटू कंसर्न एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द साइज ऑफ एन एटम. सो आपसे भी पूछे व्हाई डज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस, तो आप लिखोगे ड्यू टू द इम्परफेक्ट shielding of electrons by 4f orbitals. That is the answer. ओके, और मैं आपको सीरीज बता चुका हूँ, ये सीरीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग है दैट इज़ पुअर फ्रॉम दैट ऑफ द d ऑर्बिटल. सो बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही हम उस कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स. सो यही रीज़न होता है कि वाई जोरियम एंड हॉफियम हैव सिमिलर साइज. और आपसे कोई पूछे कि भाई वाई डज द जोरियम एंड हॉफियम शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसके पीछे का रीज़न ये नहीं होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, उसके पीछे का रीज़न होगा ड्यू टू देयर सेम साइज. समझ रहे हो? दोबारा सुन मेरे क्वेश्चन को. आपसे कोई पूछे कि वाई डज जोरियम एंड हॉफियम शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसके पीछे का रीज़न होगा ड्यू टू देयर सिमिलर साइज. ये रीज़न होगा, ना कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. रिमेंबर दिस थिंग. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसका रीज़न है? सेम रेडियाई का रीज़न है, और सेम रेडियाई रीज़न है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का. सो दिस इज एक्चुअली अ चेन दैट यू मस्ट नो. बहुत ही बेसिक सी बात है, लॉजिकल चीज़ है. ओके, सो बच्चों एटॉमिक साइज़ के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी बच्चों वो था ये ट्रेंड. ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f एंड d, सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द f. ओके, और शील्डिंग का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर एलैबोरेट कर ही दिया है. शील्डिंग का मतलब होता है रिपल्जन, रिपेल करना, या फिर प्रिवेंट करना न्यूक्लियस को कि वो अट्रैक्ट कर पाए आपके से आगे रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स को. तो अगर आप दोगे पुअर शील्डिंग तो भाई आपका जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर लेगा आउटर मोस्ट शेल को. अगर आप दोगे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग तो वो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, तो साइज़ बड़ा होता जाएगा. अगर पुअर शील्डिंग हो तो साइज़ छोटा होता जाएगा. दे विल टू कॉन्ट्रैक्ट. सो बच्चों आज के लेक्चर में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक साइज़. क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ गए तो जो कल आपको हम वो पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो आप अच्छे समझ जाओगे. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो आप केमिकल रिएक्टिविटी अच्छे समझ जाओगे. ओके, एंड इफ़ यू वेल अंडरस्टूड एटॉमिक साइज सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अदर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ लाइक एंथैल्पीज एंड सम अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सम अदर जनरल ट्रेंड्स इन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, सो ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन सिंपली टेक्स्ट मी, आई विल सॉल्व दैट डाउट इमिडिएटली. सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.